सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चा ये है हमारा 7 श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, राइट। इस श्योर शॉर्ट प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और आज हम देखने वाले हैं मैकेनिक्स के बारे में, और ये इसका पार्ट 1 है, यानी कि इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी आ सकता है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये इन 7 सवालों को एक बार खुद से ट्राई देना है, ठीक है। सब कर पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, 6 कर पाते हो तो बढ़िया है, 5 कर पाते हो तो बढ़िया है, नहीं भी हो पाता है तो सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपको जरूर से कमेंट करना कि भैया आपसे कितना बना आउट ऑफ 7, राइट। हम लोग यहां पर जो भी सवाल इस्तेमाल करने वाले हैं उनमें इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होने वाला है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सवाल को हाथ लगाने से पहले क्विकली एक बारी इन चारों कॉन्सेप्ट को आप रिकॉल कर ले। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, फोर्स इक्वेशन, फ्री बॉडी डायग्राम एंड योर फिजिकल पेंडुलम, राइट। अगर आपको नहीं ध्यान में आ रहा है तो मैं बता दूं कि फिजिकल पेंडुलम आप पढ़ते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन में, नहीं जानते हो इसके बारे में तो हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में जाके आप इसको एक बारी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग यहां पर आपको सवाल दिखाएंगे, सवाल को पढ़िए, ठीक है। चलो, a bead of mass m can slide without friction on a fixed circular horizontal ring, राइट। यहां पर हमको सवाल में कहता है हॉरिजॉन्टल रिंग है, ये पूरा सेटअप आपको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो ऐसा मत समझना कि जब ये बीड आपको यहां से यहां आएगा तो भैया लॉस इन कुछ हाइट भी हो रहा है क्या सर, नहीं, ये पूरा सेटअप आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, जिसका रेडियस है 3r, सेंटर c है। The bead is attached to one of the ends of the spring with spring constant K. The natural length of the spring is R and the other end of the spring is fixed at point O. If the bead is released from position A, then the kinetic energy of the bead when it reaches point B is how much? तो बेसिकली सवाल में सिर्फ लंबाई है, लेंथ है, बाकी सवाल आपको बड़ा ही फंडामेंटल है। हमारे पास यहाँ पर बीड है, हमको कहता है कि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कैपिटल R है, और जैसा कि तुम अभी देख सकते हो ये डिस्टेंस हमको कितना है 4r, ये डिस्टेंस मेरे को रेडियस के बराबर है यानी कि 3r, यानी कि सर अभी जो ये लेंथ है मेरे को 3r 4r, यानी कि हाइपोटेनस मेरे को सर हो जाएगा 5r, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग, सर स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कैपिटल R है, लेकिन अभी ये टोटल लेंथ 5r है, यानी शुरुआत में अगर हमसे कोई पूछेगा तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना है 4r का, 5r माइनस r, यानी कि सर जब ये बीड यहां पर है तो हमारे पास सिस्टम में एक स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है, और अभी ये बीड आपको रेस्ट पर है, ठीक बात है। आप इसको जैसे छोड़ोगे भैया स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, बीड को वो इधर की तरफ सर्कुलर पाथ में घींचता घींचता यहां तक लेके आएगा। और हमसे पूछा गया है प्रश्न में कि जब ये बीड यहां से पहुंचकर यहां पे आ जाएगा और ये स्प्रिंग इस प्रकार से तब रहा होगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो अब इस बीड के पास कुछ वेलोसिटी होगी जिसके कारण इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है। अगर तुम और ध्यान से देखो तो भैया ये डिस्टेंस अपने को 3r है, ये टोटल 4r था, यानी अभी स्प्रिंग का जो लेंथ है वो कैपिटल R है, यानी कि स्प्रिंग फाइनली स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, यानी कि स्प्रिंग में कोई भी इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है। तो हमको A और B पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेना चाहिए कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। अब देखेंगे आप, देखो बी पॉइंट, सर बी पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी KB, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ए पॉइंट पर काइनेटिक 0 है, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर हाफ के एक्स का स्क्वायर, एक्स इज 4r, यानी कि साहब 16r स्क्वायर। तो क्या हमको बी पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी 8kr स्क्वायर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप आपने प्रॉपर डिटेल एनालिसिस करके ही सवाल को सॉल्व किया होगा। अब देखिए, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, सवाल को ढंग से पढ़िएगा, सिली मिस्टेक करने का कोई स्कोप नहीं है आपके पास। फोर्स F equals to 3 mg is applied on block initially at rest in vertical plane. ये ब्लॉक आपको वर्टिकल प्लेन में है, शुरुआत में ये ब्लॉक आपको रेस्ट पर था, और शुरुआत में ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। अब आप यहां पर ब्लॉक पे एक कांस्टेंट फोर्स 3 mg लगा रहे हो, मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग विल बी हाउ मच। तुम ये फोर्स लगा रहे हो तो भैया ये स्प्रिंग आपको इलोंगेट हुआ,
हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम इलोंगेशन। क्या तुम इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो कि जब मैक्सिमम इलोंगेशन हुआ होगा यानी कि ब्लॉक अब और नीचे नहीं जा सकता, इसका मतलब फाइनली ब्लॉक की स्पीड 0 हो गई होगी। फाइनली ब्लॉक की भी स्पीड 0 हो गई होगी। भाई साहब, इन प्रकार की सिचुएशन में फोर्स बैलेंस करने मत बैठ जाना, गलत आंसर लेके आ जाओगे। ठीक है, फोर्स बैलेंसिंग सिचुएशन में तो ब्लॉक के पास फिर भी कोई स्पीड रही होगी। आप इस प्रकार के सवालों में हमेशा लगाते हो वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। क्या तो ये लिखो, अच्छा यहां पर भी हम आपको क्लैरिटी दे देते हैं, क्या तो आप डेल्टा यू लिखोगे या फिर आप लेफ्ट साइड में लिखोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। क्या तो तुम कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लिखते हो या फिर तुम आरएचएस में उसको एज पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करते हो। बी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, यहां पे एक्सटर्नल एजेंट है 3 mg, डिस्प्लेसमेंट हुआ है x का, इसको x ही बोल देते हैं। तो भैया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज 3 mg इंटू एक्स, ये हमको हो गया है भाई साहब 3 mg इंटू एक्स इक्वल्स टू। अब डेल्टा यू में आपको दो प्रकार का डेल्टा यू है, एक ग्रेविटी का और एक स्प्रिंग का। जब बॉडी यहां से यहां गया है तो भैया यहां पर तो आपको लॉस इन हाइट हुआ है x का, तो डेल्टा यू अगर हम ग्रेविटी के सेंस में लिखेंगे तो माइनस mgx लिखना चाहिए, क्योंकि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वहीं अगर हम लोग स्प्रिंग की बात करेंगे तो भैया पहले नेचुरल लेंथ था, फिर x का इलोंगेशन आया है, तो गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है। गेन हुआ है, कितना का गेन हुआ है, हाफ के एक्स स्क्वायर का। और डेल्टा के की बात करेंगे तो पहले भी स्पीड 0 था और बाद में भी 0 है, तो भैया डेल्टा के तो अपने को कितना है, 0 है। अगर तुम ध्यान से देखोगे ये एलएचएस में चला जाएगा तो ये आपको हो जाएगा 4 mgx इज इक्वल टू हाफ के एक्स का स्क्वायर। और अब अपने को दिख रहा है x ने x को मार दिया तो x अपने को निकल के आएगा 8 mg बाई के, जो कि मेरे पास है ऑप्शन नंबर 1 में। क्लियर? एकदम पूरा कॉन्सेप्ट एकदम सही लगाने का प्रयास करना है। देखिए एकदम फंडामेंटल सवाल है आपको लॉज ऑफ मोशन का, कुछ भी इसके अंदर है ही नहीं, बस शब्दों से खेला जा रहा है। सातों के सातों सॉल्व करना है, नीचे आपको कमेंट करना है। यहां तक अगर पहुंच गए हो तो भैया मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके जीवन को बहुत आसान बना देगा फिजिक्स में। सारे टास्क को फॉलो कीजिए, टॉप पीवाईक्यूज हो, श्योर शॉर्ट सीरीज हो, सब कुछ, सभी का लिंक आपको नीचे है। एक फोर्स Q लग रहा है और एक फोर्स यहां पर हमको P लग रहा है। ठीक है, the block will remain in equilibrium if the coefficient of friction between the block and the surface S is how much? At least this much, equal to this much, at least this much, equal to this much. ठीक है, FBD बनाइए। तो भैया एक लगाओगे धरती माँ का फोर्स mg, ग्राउंड इस पे लगा रहा होगा एक नॉर्मल n। ठीक है, इस कैपिटल Q का भी दो कंपोनेंट ले सकते हो। तुमको ये बात दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तुमको ये बात दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है कि ये एंगल थीटा है और इस डायरेक्शन में आपका फोर्स कैपिटल Q है। तो हम लोग कैपिटल Q का दो कंपोनेंट लेंगे, एक इधर लेंगे जो कि हो जाएगा Q साइन थीटा, और एक फोर्स हम इधर लेंगे जो कि हो जाएगा Q कॉस थीटा। तो क्या तुमको अब दिखाई दे रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में Q कॉस थीटा है और mg है, यानी कि नॉर्मल जो हो जाएगा अपना, नॉर्मल अपने को हो जाएगा बेटा जी mg प्लस Q कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा राइट साइड ये दोनों फोर्सेस है, यानी कि बॉडी राइट साइड जाने की चाहत रख रहा है। बॉडी अगर नहीं जा रहा है यानी कि फ्रिक्शन इतना ही अमाउंट लगकर बॉडी को रोक दिया होगा, यानी कि इस बॉडी को अगर रोकना है तो हमको यहां पर, हमारे को यहां पर इतना फ्रिक्शन लगना चाहिए। कितना फ्रिक्शन? Q साइन थीटा प्लस P। ठीक है, लेकिन नियम कहता है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो वो हमेशा आपके मैक्सिमम अवेलेबिलिटी से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। मेरी रिक्वायरमेंट है कि यहां पर इतना फ्रिक्शन होना चाहिए, लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन होना चाहिए। तो मेरी रिक्वायरमेंट है Q साइन थीटा प्लस P, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल। और नॉर्मल कितना है भाई साहब? नॉर्मल है mg प्लस Q कॉस थीटा। तो क्या यहां से दिख नहीं रहा है कि म्यू के ऊपर हमारे पास एक इनइक्वालिटी वाला कंडीशन आया है, दैट इज इक्वल टू योर Q साइन थीटा प्लस P डिवाइडेड बाई
mg प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहीं से तुमको ये एटलीस्ट का फंडा समझ में आ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट? कि भैया कम से कम इतना या इससे ज्यादा, राइट? तो ये वाला एटलीस्ट के साथ आंसर होगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसका ब्यूटी है, एटलीस्ट, अटमोस्ट, ये सब शब्द लगा देगा और आप बहक जाएंगे फिर। ठीक है, देखिए, a pendulum consists of a heavy but very small bob of mass m suspended at the end of a rigid rod of mass m and length l. The time period of small oscillation in the vertical plane about a horizontal axis through the upper end of the rod is how much? So basically जो मेरा axis of rotation है ना, वो ऐसे है, तो राइट, ऐसे ये ऑसिलेट करेगा। लेकिन सर ये सिंपल पेंडुलम का तो सवाल है नहीं, हमारे पास इस रॉड का भी मास है और एंड में एक बॉब भी है। ये सवाल है फिजिकल पेंडुलम का। अगर तुम्हें ध्यान में हो तो फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड आप लिखते हो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाई एम जी डी। ठीक है, यहां पर m क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ द सिस्टम, जो कि है इतना, जो कि है m प्लस कैपिटल M। व्हाट इज I एंड व्हाट इज D? I लिखना आपके लिए फिर भी काफी इजी होगा, आपने बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3 और पॉइंट मास का l डिस्टेंस है ना, तो कैपिटल ml स्क्वायर, कैपिटल ml स्क्वायर। तो यहां से अगर l स्क्वायर को कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा हमको m प्लस 3m डिवाइडेड बाई 3। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी काम खत्म हो गया। अब बात आता है d। d क्या होता है? d क्या होता है? ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से दूरी कितना है? नहीं समझ में आया? सर सब कुछ भूल भाल गए हम लोग। भाई ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना फंडामेंटल चीज नहीं भूलने का अधिकार है, इसीलिए बोलते हैं रिकॉलिंग मेथड से डेली बेसिस पे रिवाइज किया करो। इस रॉड का मास कैपिटल स्मॉल m है, ये कैपिटल M है। ठीक है, ये मेरा, इसको ले लो ओरिजिन। ठीक है, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप ले लो अपना पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक बात है सर। अच्छा, तो हम क्या कह रहे हैं, इस वाले कैपिटल M का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? 0,L। और ये जो आपका रॉड है, रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? यहां पर। यानी इस स्मॉल m को हम लोग 0,L/2 पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। यानी जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास लेटर से यहां पे कहीं है YCM, और ये YCM यहां से आएगा ना जी, हम तो ओरिजिन अपना यहीं पे मान लिए थे। यानी ये जो हम लोग YCM सॉल्व करेंगे वही मेरा D है। सो D इज इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। सो दिस इंटू L/2, यानी कि ml/2 प्लस कैपिटल M इंटू L डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से L/2 कॉमन निकल के आएगा, L/2 आ जाएगा। दिस इज योर स्मॉल m प्लस 2m डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल M। ठीक है ना, ये आ गया मेरा D। अब आप यहां पर डेटास को सब्स्टिट्यूट कीजिए। 2 पाई अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कहां गया मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये रहा। यहां पर लिखेंगे L स्क्वायर, ये हमको हो जाएगा m प्लस 3m डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई mgd, जहां पे m है मेरे को टोटल मास ऑफ द सिस्टम, g इंटू d, और d की वैल्यू इतनी है, यानी कि सर l इंटू m प्लस 2m, और जो अपना 2 इंटू m प्लस कैपिटल M है वो ऊपर चला जाएगा। अगर तुम यहां पर इसको ध्यान से सिंप्लीफाई करो तो ये दोनों आपस में मरेगा, एंड कुछ तो हुआ है, एक सेकेंड। अच्छा हाँ, ये वाला L इसको मार देगा। ठीक है ना, तो मेरे पास दिस और दिस, राइट, जो कि हमको इस ऑप्शन में दिख रहा है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर 2 इंटू L है और नीचे में 3 इंटू G है, जो कि यहाँ पर हमको दिख रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर B सर मेरे को यहाँ पर सही बैठ रहा है। तो सिर्फ आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, लेकिन पेशेंस के साथ। ठीक है, ये देखिए, ध्यान से देखिए, बड़ा ही फंडामेंटल सवाल है ना, आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं एग्जाम के अंदर भी।
हमको कहता है कि आपके पास दो ब्लॉक है, 10 किलो का, 20 किलो का। 20 किलो के ऊपर आप एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो 200 न्यूटन का। एक ऐसा मोमेंट है आपके जीवन में जब इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन राइट साइड पाया गया है 12 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। जब बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन राइट साइड 12 था, उस समय इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है और किधर है, यही पूछ रहा है हमसे। अच्छा, तुम लॉजिकली ये खुद सोचो कि भैया अगर इस मास पे सिर्फ और सिर्फ ये वाला फोर्स होता तो इस मास का एक्सेलरेशन कितना होता, 200/20 यानी कि 10। लेकिन इसका एक्सेलरेशन तो 10 से ज्यादा है। इसका मतलब है कि इस वाले फोर्स के अलावा भी राइट डायरेक्शन में इस वाले ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है। वो कौन सा फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग का फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स इस ब्लॉक पे राइट साइड लग जाए, स्प्रिंग फोर्स राइट साइड लग जाए, इसका मतलब है कि स्प्रिंग आपको इस मोमेंट पे कंप्रेस्ड स्टेट में होगा, तभी तो वह आउटवर्ड धक्का वाला फोर्स लगा रहा होगा। अच्छा, क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स प्लस 200 इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन? तो क्या हमको स्प्रिंग फोर्स 40 न्यूटन आता हुआ नहीं दिख रहा है? तो भैया यही स्प्रिंग फोर्स तो इस पे भी लग रहा होगा, यही स्प्रिंग फोर्स तो इस पे इधर लग रहा होगा 40 का। समझ रहे हो तुम? तो भैया इसका क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, 40/10 इज हाउ मच, 4 एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हो तुम सवाल का, तुम ब्यूटी देख पा रहे हो? नहीं सर। देखिए ये सवाल अगेन एनर्जी कंजर्वेशन, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है सवाल। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस हैज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हमने प्रश्न में दिया हुआ है ना। हर एक सवाल को करना और नीचे पक्के से कमेंट करना है कितना सही कितना गलत, किसमें क्या सीखे क्या नहीं सीखे, और कहीं नोट कर लेना अपने लर्निंग नोटबुक में। द पार्टिकल इज रिलीज का क्या मतलब है, इनिशियल स्पीड 0 है। हाँ जी सर। एट x इक्वल्स टू -3। अच्छा, एट x इक्वल्स टू -3 आपने पार्टिकल को रिलीज किया है। देखिए कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में चर्चा नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि सिस्टम का टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, टोटल एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक हमेशा आपको कांस्टेंट है। मजे की बात यह है कि एट x इक्वल्स टू -3 काइनेटिक एनर्जी 0 है, यानी कि इस पोजीशन पे जो भी एनर्जी है वो आपको पोटेंशियल ही है, और वही टोटल एनर्जी भी होगा, क्योंकि काइनेटिक तो मेरा 0 था सर एट x इक्वल्स टू -3। तो हम क्या कह रहे हैं कि आप एक बार निकाल के तो देखो कि यहां पे आपको क्या है, आपका पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो 2 - 20 x की जगह -3 प्लस 5 × 9 है कि नहीं। सो 2 + 60 + 45, सो दिस बिकम्स, ये आपको 105 है ना, तो ये हमको हो जाएगा 107 जूल। यानी कि सर यही मेरा टोटल एनर्जी भी है। अगर कोई हमसे पूछेगा ना कि सिस्टम का टोटल एनर्जी कितना है, तो वो यही है। ये भी सवाल में आपसे पूछ सकता था। ठीक है, हमको बोला कि आपने पार्टिकल को रिलीज किया, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स विल बी हाउ मच। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स का क्या मतलब है, अगर ये मेरा x कोऑर्डिनेट है, दिस वाज योर 0,0, दिस वाज योर -3,0, आपने पार्टिकल को यहां से रिलीज किया, x की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम का तो यही ना मतलब हुआ कि मान लो कि पार्टिकल यहां तक जा पाता है, यह है x की मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम का मतलब है कि वहां पर अगेन स्पीड 0 हो गया होगा, वरना इसके और आगे चल जाता। तो मैक्सिमम x की वैल्यू का मतलब है कि वहां पर आपको काइनेटिक फिर से 0 है, यानी एक ऐसा x जहां पर वापस से काइनेटिक 0 है, विच मींस टोटल एनर्जी उस लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर है। और टोटल एनर्जी साहब आपको 107 ही हो सकता है, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी हमको इसी इक्वेशन से दिया जा रहा है, 20x + 5x का स्क्वायर, राइट। सो बेसिकली x की एक वैल्यू तो -3 थी, x की एक और वैल्यू क्या होगी ताकि हमको टोटल एनर्जी 107 आ जाए। तो हम बोले कि इसको सॉल्व कर लो ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सब कुछ को राइट साइड ले जाओ, ये हमको हो जाएगा 5x का स्क्वायर
ये हो जाएगा -20x और ये हमको हो जाएगा -105। तो सर ये हो जाएगा मेरे को x का स्क्वायर -4x -21। अगर हम ध्यान से देखें तो ये सर हो जाएगा मेरे को 7x + 3x -21। तो यहीं से हमको दिख रहा है कि x की वैल्यू एक आ जाएगी हमको 7 मीटर्स। क्या मेरी बात क्लियर है? तो पूरे सवाल को फंडामेंटली समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आंसर लाए थे, सॉल्व किए थे, समझ के, तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये हमारा सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से समझिए इसको। कहता है इन दी शोन सेटअप ऑल दी सर्फेसेस आर स्मूथ, सब कुछ स्मूथ है। ये एक प्राणी है, ये एक वेज है, ये एक और वेज है। दोनों वेज आपको ऐसे टेढ़ा है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है 37 डिग्री का, यहां से धागा गया है, ये स्मॉल मास m है, ठीक है। ये प्राणी इस वाले ब्लॉक को है ना राइट साइड, इस पे एक फोर्स लगा रहा है F एक्सटर्नल। ये प्राणी सिर्फ इतना ही फोर्स लगा रहा है ताकि ये पूरा सेटअप रेस्ट पे है। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि ये प्राणी कितना फोर्स लगा रहा है। अब एक बार तो देखने में दिमाग काम नहीं करता कि इसको शुरू कहां से करें, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो अभी भी। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, इस बात का फायदा उठाओ। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? ये मास रेस्ट पे है, ये मास का एफबीडी बनाओ तुम। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन। अगर रेस्ट पे है वो मास यानी टेंशन mg के बराबर था। अच्छा, अब आ जाओ इस वाले ब्लॉक पे, ऊपर की तरफ टेंशन। हम तो कह रहे इस वाले ब्लॉक को है ना थोड़ा सा इधर बनाओ। ये देखिए, अब हम क्या कह रहे हैं कि भैया इस वाले ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे लग रहा है धरती मां का प्रेम। ये जो टेंशन है वो mg के बराबर है, ये फोर्स है 7 mg। लेकिन सर ये ब्लॉक तो रेस्ट पर है। रेस्ट का क्या मतलब है? ऊपर mg है, नीचे 7 mg, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में एक 6 mg भी होना चाहिए। कौन दे रहा है वो फोर्स? भैया दोनों के बीच में कांटेक्ट है तो कांटेक्ट फोर्स तो होगा ना, नॉर्मल ऐसे वाला। भाई साहब ये नॉर्मल भी तो आप दिखाओगे। हाँ जी सर। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये एंगल आपको पता है ना, सवाल में दिया हुआ है 37 डिग्रीज। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये 37 है। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। ये 37 है, मतलब ये 37 है, मतलब सर ये वाला एंगल 37 है। मतलब इस नॉर्मल का एक ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट होगा n cos 37, यानी 4n/5। cos 37 क्या होता है? 4/5। और इसी नॉर्मल का एक राइट साइड भी फोर्स होगा 3n/5। सर हमको ये बात समझ में आ गया है, क्योंकि ये ब्लॉक आपको रेस्ट पर है, यानी कि ऊपर वाला टोटल फोर्स mg प्लस योर 4n+5 शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड टोटल फोर्स विच इज योर 7 mg। यानी कि सर हमको 4n/5 शुड बी इक्वल टू 6 mg। अच्छा, अब सर ये वाला जो मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स है इसको हमने Fx बोल दिया है। क्या हम लोग इस Fx को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मेरे को 3/5 इंटू n है? कर सकते हैं। यहां से हम n की वैल्यू लिख सकते थे। n कितना हो जाएगा आपको? दिस इज गोइंग टू बी योर 6 mg मल्टीप्लाइड बाई योर 5 डिवाइडेड बाई योर 4, राइट। तो भैया 5 ने 5 को मार दिया, और यहां से दिस इज योर 2 3, दिस इज योर 2, यानी कि ये अपने को हो जाएगा 9 mg/2, ठीक है। यानी कि भैया इस वाले ब्लॉक पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है राइट साइड, वो हमको पता चल गया है Fx। अब तुम समझना, अब तुम समझना, ये वाला ब्लॉक इस पे नॉर्मल n लगा रहा है, तो ये वाला ब्लॉक भी तो इस पे नॉर्मल n लगाएगा। समझ रहे हो तुम? तो सर इस वाले नॉर्मल का भी तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जो कि एग्जैक्टली यही होगा हमको Fx के बराबर। यानी सर अगर हम लोग सिर्फ इस बड़े वाले वेज का FBD बनाते तो लेफ्ट साइड पे एक फोर्स लगता 9 mg/2, 9 mg/2 यहां पर, ठीक है। तो बड़के वाले वेज पे लेफ्ट साइड 9 mg/2 है, तो इस प्राणी को भी तो 9 mg/2 लगाना पड़ेगा ताकि बड़का वाला वेज हमको रेस्ट पर रहे। समझ रहे हो तुम? तो 9 mg/2 का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड
बाय बाय।